नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, परीक्षा वाणी का ये कलेक्शन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। चाहे वो यूपी पीसीएस का हो या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सीजीएल का हो पेपर हो, चाहे एसएससी 10+2 हो। तो आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। परीक्षा वाणी का ये चैप्टर नंबर 2, इसमें केवल इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। इसके बाद जो आने वाला वीडियो है उसमें चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यू कवर किया जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया अर्नेस्ट हेकल ने। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि इसमें का और ला आ रहा है, यानी कि इकोलॉजी और केल। अब इकोलॉजी यानी कि ये पारिस्थितिकी का है, ये हेकल। और अगर पारिस्थितिकी तंत्र आ जाता है यानी कि सिस्टम, तो सिस्टम में पारिस्थितिकी तंत्र के जो जनक हैं उनको जो है एजी टांसले को कहा जाता है। यानी कि आप इसको टांसले से याद कर लीजिएगा, सिस्टम को। बस इसी दो क्वेश्चन को जो है याद रखिए। तो इसमें आपको इन दोनों क्वेश्चन में क्या होना, कंफ्यूज नहीं होना। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये अर्नेस्ट हेकल को ही दी गई है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? तो ये वातावरण और जीव समुदाय का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ये प्रकाश पर निर्भर करता है। विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ये प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं, कौन कौन से हैं? तंबाकू एवं सोयाबीन। ये आपके आईएएस की परीक्षा में जो है ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको आइए हम बताते हैं कि अल्पदीप्तिकाली पौधे होते क्या हैं। तो अल्पदीप्तिकाली पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो कि पुष्पन के लिए, यानी कि पुष्पन से आप क्या समझते हैं? जैसे उसमें जो है फलने फूलने, वृद्धि, प्रजनन या उनके भौगोलिक वितरण में प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या क्या कहलाते हैं? ये दीप्तिकालिकता कहलाती है। लेकिन अगर इसी में अगर कम समय लगे, पुष्पन में अगर कम समय लगता है उनके बढ़ने में, ग्रोथ करने में, तो इसमें क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? अल्पदीप्तिकाली पौधे कहते हैं। जैसे सोयाबीन हो गया, तंबाकू हो गया, जैंथियम का पौधा हो गया। ये प्रायः जाड़े की ऋतु में होते हैं, वसंत ऋतु में पुष्पन करते हैं। तो यही है अल्पदीप्तिकाली पौधे। छाया प्रिय पौधों को क्या कहते हैं? तो हेलियोफोबस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलियोफोबस। एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है, तो क्या है? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है? तो ये 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे इसका विकृतीकरण हो जाता है। अब ये सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर भारत में मिलते हैं? तो ये 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। ये यूपी पीसीएस में ऐसा ही क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। अस्थायी बर्फ लाइन की भारत में क्या ऊंचाई है? तो ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? तो ये जैविकीय क्रिया है। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना क्या कहलाता है? ये बसंतीकरण कहलाता है। मरुद्भिद पौधों में, यानी कि मरुद्भिद पौधे कौन से पौधे होते हैं जो आपके मरुस्थल में पाए जाते हैं? तो ये पत्तियां इसमें किस में बदल जाती है? कांटे के रूप में इसमें बदल जाती हैं। अब ये कांटे के रूप में क्यों बदल जाती हैं? वो इसलिए बदल जाती है ताकि उनका जो उसमें जो पानी होता है, वाटर होता है, तो उसका जो है वाष्पोत्सर्जन कम हो, इसलिए वो कांटे में बदल जाती है। अब कांटे से उतना अधिक पानी का वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, तो इसलिए मरुस्थल में भी अपने आप को काफ़ी समय तक ये अपने आप को ये सर्वाइव कर सकती हैं। आर्द्रता को किस में मापा जाता है? तो ये साक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में इनको मापा जाता है।
वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस और कहाँ कहाँ से निकलती है? तो ये पशुओं की जुगाली करने से निकलती है और धान की फसलों से भी निकलती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 0.93% पाई जाती है। ऐसा क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1992 में पूछा गया है। पौधों के सभी पोषक तत्वों में युक्त कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो ये क्या है? ह्यूमस है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ह्यूमस क्या होता है। तो ह्यूमस में कार्बन और नाइट्रोजन पाया जाता है और ये पौधों के विकास और वृद्धि में जो है काफ़ी सहायक होता है ह्यूमस। और ये एक भूरा काला मोम के समान जो है कार्बनिक पदार्थ होता है। भारत में अवनालिका क्षरण यानी कि गुली इरोजन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ये मालवा का पठार क्षेत्र है, जो कि चंबल घाटी क्षेत्र भी कहलाता है, जो कि एमपी में पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये चंबल नदी है, तो वहाँ पे ये मिट्टी को कटाव ज़्यादा करती है। यूपी में कौन सी नदी है? तो ये यमुना नदी है और ये इटावा के समीप ऐसा जो है अवनालिका क्षरण जो है करती है, नाली के समान, यानी कि कई जलधाराओं में ये वितरित हो जाती है। मिट्टी का कटाव इसमें ज़्यादा होता है। संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान किस देश में है? तो ये चीन में है। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी वातोड़ मृदा। अधो मृदा मृदा के किस संस्तर को कहते हैं? संस्तर बी को कहते हैं। मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो ये 5% पाया जाता है। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? तो ये पीट मृदा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पीट मृदा में। प्राकृतिक ऑक्सीन जो है क्या है? तो ये इंडोल एसिटिक एसिड है। क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है। क्या है? मैग्नीशियम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आईएएस और आपके यूपीपीसीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व क्या है? पोटेशियम। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं, तो ये केशिका जल होता है। किस मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो ये मटियार सॉइल होती है, क्ले सॉइल। जलाक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? अब ये जलाक्रांत मृदा कौन सी है? तो दलदली मृदा जिसे कह सकते हैं आप। तो उसमें मैंग्रोव की वनस्पतियां ज़्यादा पाई जाती हैं। ऐसा सुंदरबन के डेल्टा में पाई जाती हैं। अब ये सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पड़ती है। पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक किस पीएच मान पर होता है? तो ये 6 से 7.5 पीएच के बीच होता है। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण है कौन सा है? मटियार। सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी है। सर्वाधिक उर्वर मृदा कौन सी है? दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? कैल्सिकॉल्स कहते हैं। सर्वाधिक गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्निनेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा दोस्तों इसको। श्वसन मूल यानी कि न्यूमेटोफोरस किस प्रकार के वनस्पतियों में मिलता है? न्यूमेटोफोरस, तो ये मैंग्रोव की वनस्पतियों में ऐसा मिलता है। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी हैं ओरोबैंकी तथा अमरबेल। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये माइकोराइजा कहलाता है। कीट भक्षी पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? हाँ, जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए ना होकर
रहने के लिए होता है, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? एपीफाइट्स कहते हैं, अधिपादप। यूट्रिकुलरिया, नेपेंथिस, डायोनिया एवं ड्रोसेरा कैसे पौधों के उदाहरण हैं? तो ये कीट भक्षी पौधों के उदाहरण हैं। आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है, तो ये लोरेंथस का है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टारगेट विद एचबी क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है, हमको इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके बीच में ऐसा ऐसा वीडियो ला सकें और आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सके। आप इस चीज़ को बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके बीच में शार्टेस्ट तरीके से लेकर के आया हूँ। आपका यूपी पीसीएस का भी परीक्षा देखा जाए तो काफ़ी निकट है, लेखपाल की भी परीक्षा काफ़ी निकट है, तो कहीं ना कहीं आपका ये वीडियो जो आप कम समय में पूरे चैप्टर को जो है जल्द से जल्द इसको आप कवर कर सकते हैं। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है? तो ये सौरिक विकिरण को माना जाता है। फूड वेब्स यानी कि आहार जाल की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिरता में वृद्धि होती है। सामान्य पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता किस क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होती है तथा कायम रहती है? तो ये स्वसाम्यावस्थित क्रियाविधि यानी कि होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म के द्वारा। अब ये पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये क्वेश्चन आ गया जो हमने आपको पहले इसको जो बारे में जो आपके बीच में डिस्कस किया था। तो पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम कैसे आप लर्न करेंगे? तो सिस्टम को आप ट्रांसलेट से जोड़ लीजिए और हेकल को आप जो है इकोलॉजी से जोड़ लीजिए, कंफ्यूजन आपकी दूर। श्वसन की क्रिया है क्या है? अपचायक है। किस प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो लाल और नीला में। प्रकाश संश्लेषण जो है किस प्रकाश में होता है? तो लाल और नीला में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2O का क्रमशः होता है, तो CO2 का अपचयन होता है और H2O का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी गुण पाया जाता है, यानी कि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। और स्वपोषी क्या होता है? जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं? तो द्वितीयक उत्पादक जो है परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को कहते हैं द्वितीयक उत्पादक। वह जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसे प्रीडेटर्स कहते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी। प्रकृति का मेहतर यानी कि जिसे साफ सफाई वाला कहते हैं, किसे कहते हैं? अपघटक एवं कवक को कहते हैं। अपघटक दोस्तों क्या होते हैं? कोई भी चीज़ अगर आपके अर्थ में पड़ी रहती है तो ये मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। तो जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित कौन करते हैं? यानी कि मृत और सजीव के बीच में, तो ये आपके अपघटक है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में निश्चित समय में अजीवीय पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा दी गई है? तो ये स्टैंडिंग स्टेट यानी कि खड़ी अवस्था प्रदान की गई है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक ही दिशा में होता है। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है कौन? खाद्य जाल। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता है, तो ये फूड वेब्स में आपके खाद्य जाल में। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऊष्मा। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने
क्या नाम दिया? तो जो है कार्ल मोबियस ने इसे बायोसिनोसिस कहा और फोर्ब्स ने क्या कहा? माइक्रोकोस्म कहा। एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? तो ये जलीय अपघटक के द्वारा। प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैवीय क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है? 90%। 10% क्या होता है? वो दूसरे को जो है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या क्या होती है? स्थिर होगी। एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र की संख्या के पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। आइए हम आपको इसको समझाते हैं। मान लो कोई वृक्ष है, वनस्पति है, ठीक है, तो उसको प्राथमिक उत्पादक यानी कि उसकी संज्ञा दी गई है। फिर उसको कोई खाता है तो उसको कई सारे लोग मिलकर खा सकते हैं वनस्पति को। और फिर उसको और सारे लोग कीड़े मकोड़े और जब तो उनकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। मान लो कोई केंचुआ है, एक वनस्पति को थोड़ा सा खाया और केंचुए को कितनी चींटियाँ खाती हैं? लगभग हजारों चींटियाँ मिल करके जो है उसको खाती हैं। तो संख्या क्या हुआ? बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो ये क्या हो गया? उल्टा हुआ। बस यही समझाने का मेरा मकसद था। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीवभार पिरामिड कैसा बनेगा? तो ये भी उल्टा बनेगा। अब ये क्या होता है? तो उसमें समुद्र में देखा होगा या तालाब में देखा होगा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं। उसको जो है उससे थोड़ा बहुत बड़ी मछलियाँ खाती हैं, छोटी मछलियाँ खाती हैं, या छोटे बहुत कीड़े मकोड़े उसको खाते हैं। फिर उसको कौन खाता है? उससे बड़े कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, यानी कि उससे बड़ी मछली खा लेती है। फिर और छोटी मछलियों को कौन खाता है? और उससे बड़ी मछली खा लेती है। तो पिरामिड कैसा बना? उल्टा बना। प्रत्येक पोषण तल के जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण तल को देते हैं? 10%। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। मृत जीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो ये डेट्रिटस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेट्रिटस कहते हैं। एक सीमा तक प्रकृति की अपने पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने की क्षमता कहलाती है। एक सीमा तक प्रकृति की अपने पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने की क्षमता कहलाती है होमियोस्टेसिस। किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? कौन मुक्त होती है? विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन के चक्रों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ये हाइड्रोजन चक्र में। अधिकांश पौधे को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनिया के रूप में। ये क्वेश्चन दो तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। फिर धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनिया के रूप में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र के आधारभूत घटकों अजैविक, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक में से किसी भी एक का अभाव कारण बनता है किसका? अपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम आपका पूर्ण नहीं होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का कौन सा सही क्रम है? आपको ऐसे मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। तो डायटम यानी कि स्वपोषी, क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता, फिर हेरिंग यानी कि मांसाहारी उपभोक्ता। तो आप इसको जो है याद रखिएगा। स्थलीय परितंत्रों में सबसे बड़ा पारितंत्र होता है वन पारिस्थितिक तंत्र का, और जल में समुद्र का होता है। रासायनिक तत्वों का जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश किस माध्यम से होता है? पौधों की जड़ों में। किस चक्र के माध्यम से अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था से होकर गमन होता है और पुनः अजैविक दशा में वापस आ जाते हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
भूजैव रासायनिक चक्र के द्वारा, भूजैव रासायनिक चक्र के द्वारा। कार्बन का जैविक भंडारण होता है किसके द्वारा? पौधों के द्वारा होता है। आदि वायुमंडल यानी कि प्राचीन जो वायुमंडल था ये कैसा था? अपचायक के रूप में था। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न यौगिकों में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अमोनिया लवण के नाइट्राइट एवं नाइट्रेट में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये नाइट्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण। समस्त फास्फोरस का कितना प्रतिशत चक्रीय मार्गों में सम्मिलित होता है? तो ये होता है आपका 10%। पारिस्थितिकी कार्यशीलता की आधारभूत इकाई क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो टारगेट विशेषवी क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक पे जरूर से जरूर शेयर करने की कोशिश करें। इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। पारिस्थितिकी अध्ययन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो पारिस्थितिकी विविधता एवं संसाधनों का संरक्षण। पारिस्थितिकी विविधता एवं संसाधनों का संरक्षण पारिस्थितिकी अध्ययन का अंतिम लक्ष्य होता है। इकोक्लाइन क्या है? तो दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल का यानी कि ट्रांजिशनल जोन जिसे कहते हैं वही इकोक्लाइन है। मनुष्य किन कार्यों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करता है? तो कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों के द्वारा जो है इकोसिस्टम में एक्स्ट्रा एनर्जी की आपूर्ति करता है। जैविक तथा जैविक तत्वों का संचरण विभिन्न मंडलों में किन तंत्रीय चक्रों द्वारा होता है? तो समृद्ध तंत्रीय चक्रों द्वारा। समस्त पृथ्वी की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितना है? 333 ग्राम शुष्क भार प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम होती जाती है। पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता का क्या अर्थ है? तो प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में यह संतुलन कायम करती है। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में प्रकृति द्वारा स्थापित एक व्यवस्था होती है जिसे कहते हैं अंतःनिर्मित स्वतः नियंत्रण व्यवस्था यानी कि इनबिल्ट सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। आई थिंक ये दोस्तों रिपीटेड है ये, इसलिए हम इसको आगे बढ़ जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की समस्थिति क्या कहलाती है? जब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का निवेश ऊर्जा के निर्गमन द्वारा संतुलित हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? समस्थिति दशा यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत सूर्य तथा सौरिक विकिरण है। तो सूर्य तथा सौरिक विकिरण तो है ही, लेकिन इसके अलावा और कौन सा है? तो ब्रह्मांड विकिरण हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, जीवाश्म खनिजों के भंडारणों से मुक्त ऊर्जा है। पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता तथा उत्पादन में क्या अंतर है? किसी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि की दर को उत्पादकता तथा सकल बायोमास की मात्रा को उत्पादन कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता कहाँ पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, दलदली क्षेत्रों तथा नदियों के मुहाने वाले भागों में पाई जाती है। विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का सकल नेट प्राथमिक उत्पादन यानी आईबीपी कितना है? तो 170 × 10⁹ टन प्रति वर्ष। महाद्वीपीय तथा महासागरीय तंत्रों की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता क्रमशः कितना है? तो ये 773 तथा 152 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। आप इसको सीधा सीधा याद रखिए।
ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राकृतिक चक्र जो है दुष्प्रभावित होता है, यानी कि डिस्टर्ब होता है? तो ये फास्फोरस चक्र होता है। ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ये आपका लास्ट फैक्ट है। मनुष्य अपनी आवश्यकता की वस्तुओं जैसे भोजन, वस्त्र, लकड़ी, औषधि तथा अन्य लाभदायक उत्पादक का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण में सुनियोजित फेरबदल मैनिपुलेशन करता रहता है। देखिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य चाहे भोजन प्राप्त करना हो, चाहे लकड़ी हो, वस्त्र हो, औषधि हो, तो अधिक से अधिक प्रोग्रेस करने के लिए या अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा परिवर्तन करता रहता, फेरबदल करता रहता, ताकि हम और ग्रो कर सके और विकास कर सके, हमारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, नए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है जिसपे मनुष्य अधिक संलग्न होता है, यानी कि निर्भर होता है, और अधिक से अधिक लोग उसमें लगे रहते हैं। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र या मनुष्य द्वारा अभियंत्रित, यानी कि मैन इंजीनियर्ड पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे कृषि भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, जल जीवशाला, एक्वेरियम आदि मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। आप इसको 1 से 2 बार में जो है आप इसको देख लीजिएगा, आपका पूरे टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इस पे बेस्ड जो MCQ हैं, लगभग 100 MCQ से ज़्यादा हम इस पर कवर करेंगे, तो आपका पूरा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 आपका कवर हो जाएगा। इकोसिस्टम और इकोलॉजी से जो संबंधित प्रश्न आपके बनने वाले हैं, आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। आपको पता चल गया होगा कि इसके जो आने वाले MCQ हैं इसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे। तो आपका ये पूरा चैप्टर जो है आसानी से जो है कवर हो जाएगा। आपके जो आने वाले एग्जामिनेशन हैं उसमें ये वीडियो आपका काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। और आपको इस चीज़ को जो है आपको ज्ञात होना चाहिए कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का चैप्टर सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लगातार हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और जिससे आपको जो है इससे हेल्प मिले। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे ज़रूर से ज़रूर प्लीज़ इसको शेयर करें। आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। आपसे उम्मीद है दोस्तों कि आप शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।